हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 6, जिसका पार्ट 1 हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे, तो 6 सेट ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जो लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सूची फर्स्ट, इसमें तो दिया गया है आयोग या समिति। सूची सेकंड में विषय दिया गया है कि किस आयोग जो था, कौन सा आयोग कौन से विषय से रिलेटेड था, तो वो करना है हमें मैच। अब ये जो दिया गया है ये देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट है के संथानम समिति। के संथानम समिति जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी? भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर नेक्स्ट है साहा आयोग। साहा आयोग जो था ये बनाता था आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियाँ। तो जो जब आपातकाल इमरजेंसी लगता है तो उसके दौरान किया गया था ये साहा आयोग। तो बी का हो जाएगा 1। एस आर दास आयोग। एस आर दास आयोग जो था वो किसके लिए बनाया गया था? प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ आरोप के लिए। तो सी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है एन वोहरा समिति। एन वोहरा समिति किसके लिए बनाई गई थी? राजनीति का अपराधीकरण। तो डी का हो जाएगा 2। और ये जो है एम करुणानिधि की गिरफ्तारी, इसका आयोग भी बता देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन में तो है नहीं। ये है रमन आयोग, अगर आ जाए तो ये होगा रमन आयोग जो था वो किसके लिए बनाया गया था? एम करुणानिधि की गिरफ्तारी। तो हमारा हो गया 3, 1, 4, 2। तो ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, ए का 3, बी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दल बदल के कानून से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी विधायक अथवा सांसद को अयोग्य करार कर दिया जाता है यदि उसने स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग की हो जिसमें वह था। तो अगर उसने अपने मन से उस दल की सदस्यता त्याग की है तो उसे अयोग्य करार कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो हमारा ठीक है। सेकंड है किसी मुद्दे पर सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर सांसद अथवा विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर सदन में वोटिंग जब होती है उस टाइम पर अगर कोई भी सांसद या विधायक एब्सेंट होगा तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ये भी ठीक है। थर्ड है कि लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित नहीं होगा यदि वह बाद में किसी दूसरे दल की सदस्य ग्रहण करता है। तो अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष है वो दूसरे दल को की सदस्य ले लेता है, मतलब उसका मेंबर बन जाता है, तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ए बी सी हमारे तीनों ही ठीक थे। डी देखते हैं। एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि राजनीतिक दल का विलय हो जाता है। तो अगर राजनीतिक दल का विलय हो जाएगा तो उसमें सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था या स्थापित किया गया था? तो जो बंधुआ मजदूर या उन्मूलन अधिनियम था वो 1976 में पास हुआ था, परंतु इसे जो स्थापित किया गया था या लागू कब से किया गया था वो माना गया था 25 अक्टूबर 1975 में इसे लागू किया गया था। तो पहले इसे लागू कर दिया गया था 1975 ईस्वी में, लेकिन ये जो पास हुआ था पूरी तरीके से ये 1976 में पास हुआ था। तो ये याद रखना है, जब स्थापित किया गया आएगा तो 1975 आएगा और जब पास हुआ आएगा तो 1976। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक है। जो तारे का कलर होता है वो किस चीज़ का सूचक होता है? वो उसके ताप का, वो उसके टेम्परेचर को बताता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा को, किसी भी दिन, या पूर्णिमा को। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? प्रतिपदा को। और जब चंद्र ग्रहण होता है वो किस दिन होता है? पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है? जब अर्थ, पृथ्वी और सन, सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो जिस कारण चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो यह स्थिति सदैव अमावस्या, प्रतिपदा को ही बोलते हैं अमावस्या। तो या तो अमावस्या आ सकता है ऑप्शन में या प्रतिपदा, क्योंकि इसमें अमावस्या था नहीं, तो प्रतिपदा या अमावस्या के दिन होती है। इसी टाइप से जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। उसमें क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, हमारा सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो जो स्थलरुद्ध देश है वो इनमें से है हंगरी, ऑप्शन बी। भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। तो जो भारत का प्राचीन था सुपर महाद्वीप वो गोंडवाना लैंड का भाग था। पहले ये पूरा एक भाग हुआ करते थे, फिर उसमें से हिस्से हो के ये अलग अलग स्थलखंड में डिवाइड हुए थे। तो इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे? दक्षिण अमेरिका भी शामिल था, अफ्रीका भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो अटाकामा मरुस्थल है ये, इसके बारे में देखना है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित मरुस्थल है, बिल्कुल ठीक है। ये संसार का सबसे शुष्क, जो सबसे सूखा ड्राई मरुस्थल है, ड्राई डेजर्ट, वो अटाकामा ही है। यह दक्षिणी चिली में स्थित है। तो ये रॉन्ग है, ये दक्षिणी चिली में नहीं स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये दक्षिणी चिली में नहीं है, जबकि किस में है? उत्तरी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो महासागरों की औसत लवणता, जो उसमें सॉल्टनेस होती है, वो 35% होती है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो हमेशा सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। तो नमक को ही बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, मीन्स NaCl। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होगा। सेकंड नंबर पे होगा मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके अकॉर्डिंग फिर थर्ड पर हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ पर पोटेशियम क्लोराइड। तो हमें फर्स्ट मेन याद रखना है सोडियम क्लोराइड। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो क्षेत्रफल और आयतन दोनों के आधार पर है सबसे बड़ी झील, वो उसको बोलेंगे कैस्पियन सागर को। ये खारे पानी की झील है, और इसके उत्तरी भाग में युगल व वोल्गा जैसी नदियां गिरती हैं। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। तो जो एक तो होती है बिल्कुल क्लीन नाइट, एक होती है जिसमें क्लाउड्स होते हैं। तो ये बताना है कि जो साफ रात होती है वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि विकिरण के कारण, विकिरण के चलते मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, जिससे की वजह से वायुमंडल गर्म बना रहता है। लेकिन जो साफ रात होती है उसमें ऊष्मा जो है वो परावर्तित नहीं होती, मतलब वापस नहीं आती है। तो इस वजह से वो ठंडी होती हैं। नेक्स्ट है, रेगूर किसका नाम है? तो रेगूर मिट्टी किस और मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो होती है उसको रेगूर मिट्टी कहा जाता है, और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और सबसे अच्छी किसके लिए होती है? कपास के लिए। भारत में विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक, तो जो नेचुरल रबड़ पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, ये हमें देखना है। तो ये थाईलैंड और इंडोनेशिया में। इसमें ये 113 के बाद यहाँ 118 लिया है कि जो इसके क्वेश्चन थे 5, वो इस टाइप से ब्लर हैं कि उनमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया। ये भी थोड़े हैं बट ये पढ़ने पर थोड़े समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो जो सागवान का वन पाया जाता है वो हमें देखना है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या कर्नाटक में। तो सागवान का जो वन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी के साथ हमें दिया गया है नाइट्रोजन व ह्यूमस की अधिकता। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता नहीं होती है, ये वाला तो हमारा ठीक नहीं है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी, अत्यधिक निक्षालन। तो ये ठीक है, जो लाल मिट्टी होती है वो अत्यधिक निक्षालित होती है। और लैटेराइट मिट्टी, इसमें पोटास और जैव पदार्थों की अधिकता, ये भी नहीं ठीक। और काली मिट्टी में लोहा में विपन्न, ये भी नहीं है ठीक। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं होते, उसमें क्या सबसे ज़्यादा होते हैं? पोटाश, सबसे ज़्यादा पोटास होता है, चूना होता है, ये सब होते हैं। और जो लैटेराइट मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, तो ये अपोजिट कर दिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन आना चाहिए था और यहाँ पर पोटास आना चाहिए था। और काली मिट्टी में उसमें लोहा में विपन्न, लोहे में विपन्न मतलब उसमें लोहा नहीं होता, जबकि वो लोहे में संपन्न, उसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। तो ये वर्ड का मीनिंग उल्टा दिया गया है। निम्न में से कौन लोहा क्षेत्र है? तो जो लोहा जहाँ पर
पाया जाता है वो कौन सा क्षेत्र है, वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ का एरिया है, ये कर्नाटक का एरिया है, प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है। जबकि ये झरिया कहाँ पर है, झारखंड में, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। इन दोनों में क्या पाया जाता है, कोयले की खान। और ये जो सीवान है ये है बिहार में, इसमें पाई जाती है सिल्ट। नेक्स्ट है डिडवाना व पंचपड़ा किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, तो जो डिडवाना और पंचपड़ा है ये जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा नमक के लिए। ये दोनों जो झीलें हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, राजस्थान में। इसी वजह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलों से नमक उत्पादन करने के लिए उसमें फर्स्ट प्लेस पर है। सूची फर्स्ट को इसमें सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में उद्योग दिए गए हैं और सेकंड में केंद्र दिए गए हैं। तो ये देखना होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है JK नगर, तो हमारा ए का हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है तांबा। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मलांच खंड, बी का हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है जस्ता। जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, टुंडू, तो सी का हो जाएगा 2। और जूट कहाँ पाया जाता है, भातपाड़ा, तो डी का हो जाएगा 4। 3 1 2 4। तो ये जो नंबर है ये 3 बना हुआ है, ये इसीलिए रफ सा है, तो 3 1 2 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश। तो ये सबको पता है कि गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पर प्रदेश है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। गेहूं, गन्ना, दूध, इन सब के लिए फर्स्ट नंबर पर जो आएगा वो उत्तर प्रदेश आएगा। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो जहाँ कोई भी जीव रहता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल आवास, मतलब उसका घर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें कथन दिया गया है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो ये वाला हमारा, ये देखते हैं, एक तो फर्स्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा गलत है कि ये भारत में रेड पांडा है वो केवल पश्चिमी हिमालय में नहीं पाया जाता है, और जो स्लो लॉरिस है वो हमेशा उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। सेकंड हो जाएगा ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है, इसमें भी कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो वन्य जीवन कोष है उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपाइनोसोमियासिस रोग रहा। तो ये भी ठीक है, जो जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन में 13 शेर मरे थे वो इसी बीमारी की वजह से मरे थे। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र भी कहा जाता है। तो ये नहीं है, पारिस्थितिक मित्र नहीं कहा जाता, उल्टा पारिस्थितिक इसे शत्रु कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवशाला लोक कोलकाता में स्थित है। तो ये ठीक है, तो हमारा थर्ड तो रॉन्ग हो गया क्योंकि शत्रु कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 4 मीन्स ऑप्शन सी। नीचे तो वाक्यांश इसमें भी दिए गए हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो क्लाइमेट होता है उसका सही इंडिकेटर जो है वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। कारण दिया गया है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर तो वनस्पति के बारे में दिया गया है और यहाँ पर पौधे के बारे में अलग से दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल डेजर्ट है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण है, इसी वजह से इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है, और यह भारत की इसी वजह से सबसे पॉल्यूटेड रिवर भी है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले की, पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से जिले की सीमा साझा करती है। एक तो इलाहाबाद की करती है, मिर्ज़ापुर की भी करती है, और आगरा की करती है, इटावा की करती है, झांसी की करती है, और ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, जालून, महोबा, सोनभद्र, इन सब की
जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है, लेकिन जो अलीगढ़ है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? तो आंवला जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में एक तो फर्स्ट पे जो राजभाषा है वो है हिंदी और सेकंड पर है उर्दू, पर इसको स्वीकार कब किया गया था? 1989 में। अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 में पारित करके उर्दू को सेकंड राजभाषा बना दिया गया था। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ पर स्थित है वह जगह कौन सी है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट है, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। ज्ञानदीप जो शिक्षा योजना है वो शुरू की गई थी सितंबर 2002 में। उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा के लिए ये शिक्षा योजना चलाई गई थी, जिसमें कि छात्रों को तकनीकी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एजुकेशन लोन दिया जाता है वो दिया जाता है ज्ञानदीप शिक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936 में। नेक्स्ट है, पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल और हवा महल से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। और हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये जो पंचमहल है एक 5 मंजिला इमारत है जो किससे रिलेटेड है? बौद्ध विहार शैली से, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये पंचमहल। भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो जो बचत में सर्वाधिक योगदान करता है वो कौन सा है? घरेलू क्षेत्र, जो डोमेस्टिक रीजन है वो सबसे ज़्यादा बचत, क्योंकि इसमें यह है ना कि बचत सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वो घरेलू क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। तो जो बैंक दर बढ़ जाती है वो किस बात का संकेत होती है? ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना, या फिर केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जा नहीं दे रहा, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जब बैंक रेट जो है अगर वो बढ़ रही है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन डी। कृषि आयकर है, कृषि का जो आयकर है वो कौन सा है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती में या संघीय और राज्य दोनों में? तो जो कृषि आयकर है वो किस में आता है? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। और भारत में कृषि आयकर सबसे पहले बिहार सरकार ने लागू किया था 1938 में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है वो स्थित है कानपुर में। निर्धनता का दुष्चक्र जो तोड़ा जा सकता है, तो जो निर्धनता गरीबी है उसका दुष्चक्र किससे तोड़ा जा सकता है? संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको करके ये निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भारत निर्माण के अंतर्गत कौन कौन से नहीं आते हैं? तो इसमें ग्रामीण आवास भी आता है और ग्रामीण जलपूर्ति भी आता है, विद्युतीकरण भी आता है, लेकिन जो ग्रामीण चिकित्सालय है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये जो भारत निर्माण है ये कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 16 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में किया था। इसके अंतर्गत जो है 6 चीज़ों को निश्चित किया गया था। एक तो जलापूर्ति हो गया, आवास हो गया, विद्युतीकरण हो गया, फिर सिंचाई, सड़कें और दूर संचार। तो इसमें चिकित्सालय नहीं आता है। नेक्स्ट है, एंट्री पार्ट व्यवहार से क्या
तात्पर्य है। तो जो एंट्री पार्ट होता है वो क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में ही लिखा गया है तो इसलिए वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्यात व्यापार। जब एक देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करके बिना परिवर्तन या परिवर्तन करके किसी अन्य देश को निर्यात करता है, मतलब ये है, ये हमारा इंडिया है, इसने अमेरिका से कोई चीज़ मंगाई, ठीक है। अब उसमें वो उसके प्राइसेस में चेंज भी कर सकता है या नहीं भी करे, लेकिन उस चीज़ को अब उसने किसी और को बेच दिया, किसी और कंट्री को बेच दिया, तो इसको बोलेंगे एंट्री पार्ट व्यवहार या पुनर्निर्यात व्यवहार। मतलब वो उसने अपने यूज़ के लिए नहीं मंगाई थी, वो दूसरे को बेचने के लिए, तो वो उसमें अपना फ़ायदा भी कर सकता है या ऐसे के ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें यह आ जाएगा हमारा आंसर, इसमें निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। और इसमें जैसे भारत है, इंडिया है, वो थाईलैंड से रबड़ आयात करके वो जापान को निर्यात करता है। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो जो महिला साक्षरता दर थी वो थी 65.5%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद। तो हमें ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं बताना, ये हमें बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में है? तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद आएगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आएगा थर्ड नंबर पे गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो ब्रिक्स देश पहले जो है ये केवल ब्रिक होता था, तो ब्रिक में कौन से होते थे पहले? ब्राज़ील, रशिया मतलब रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन 2009 में इसको ब्रिक को हटाकर ब्रिक्स कर दिया, तो इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल कर दिया गया। तो अब यही देखना है कि हमें ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है। ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रूस भी है, लेकिन सी से कनाडा नहीं है, जबकि सी से क्या है? चाइना। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता क्या होती है? एक स्थिर अवस्था। ये अगर जैसे सामान्य भाषा में इसको कह सकते हैं सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी होनी, मतलब जो इजीली सीख नहीं सकता है उसको बोलेंगे अधिगम निर्योग्यता। तो ये एक तो आंतरिक होती है, इंटरनल होती है, और इसका जो स्वरूप होता है वो स्थायी होता है, मतलब ये हमेशा लाइफ टाइम विद्यमान ही रहता है, चेंज नहीं हो सकता। इनमें से कौन सी अशक्तता वाले बच्चे की एक प्रकार की विशेषता है? तो अशक्तता वाला बच्चा हमें देखना है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि अशक्तता होता है, जैसे उसे पढ़ने वगैरह में प्रॉब्लम हो, तो ये क्या हो जाएगा? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। तो जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसको ये हो जाएगी अशक्तता मीन्स डिसेबिलिटी। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख कान और भावों का कार्य कौन करता है? तो जो जिला स्तर पर सारी चीज़ें करता है, आँख कान भावों का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे काम करेगा, वो कौन करता है? जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।